आज के इस दौर में ये बहुत ही चर्चित शब्द है और डिसरप्शन, डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन की इस चर्चा में कोई इस बात पर सहमत है कि भारत का समय है। दिस इज इंडियाज टाइम। और पूरे विश्व का भारत पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। हमने अभी दावोस में यानी एक प्रकार का वो इस प्रकार के लोगों का कुंभ मेला होता है वहां लिक्विड कुछ और होता है गंगा जल नहीं होता है वहां दावोस में भी भारत के प्रति अभूतपूर्व उत्साह देखा गया है। किसी ने कहा कि भारत एक अभूतपूर्व इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी है। ये जो दावोस में बोला जाता था, दुनिया के नीति निर्धारक बोल रहे थे। कोई बोला कि भारत का डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाई पर है। एक दिग्गज ने कहा कि दुनिया में अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारत का दबदबा न हो। एक बड़े पदाधिकारी ने तो भारत के सामर्थ्य की तुलना रेजिंग बुल से कर दी। आज दुनिया के हर डेवलपमेंट एक्सपर्ट ग्रुप में चर्चा है कि भारत 10 साल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अभी विनीत जी वर्णन कर रहे थे, उसमें काफी चीजें उसका जिक्र था। ये बातें दिखाती हैं कि आज दुनिया का भारत पर भरोसा कितना ज्यादा है। भारत के सामर्थ्य को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले कभी नहीं था। भारत की सफलता को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट शायद ही कभी किसी ने अनुभव किया हो। इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा है, यही समय है, सही समय है। हमने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक व्हाइट पेपर भी रखा है। आज उसकी चर्चा भी चल रही है। और मैं आज जब इतना बड़ा ऑडियंस है तो अपने मन की बात भी बता देता हूं। ये व्हाइट पेपर में जो आज लाया हूं ना, वो मैं 2014 में ला सकता था। राजनीतिक स्वार्थ अगर मुझे साधना होता तो वो आंकड़े मैं 10 साल पहले देश के सामने रख देता। लेकिन 2014 में जो चीजें जब मेरे सामने आई, मैं चौंक गया था। अर्थव्यवस्था हर प्रकार से बहुत गंभीर स्थिति में थी। घोटाले और पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर पहले ही दुनिया भर के निवेशकों में घोर निराशा व्यापी थी। अगर मैं इन चीजों को उस समय खोल देता, जरा भी एक नया गलत सिग्नल जाता तो शायद देश का विश्वास टूट जाता। लोग मानते डूब गए, अब नहीं बच सकते हैं।
जैसे किसी मरीज को पता चले ना कि भाई तुम्हें एक गंभीर बीमारी है, तो आधा तो वहीं खत्म हो जाता है। देश का वही हाल हो जाता है। पॉलिटिकली मुझे वो सूट करता था, वो सारी चीजें बाहर लाना। राजनीति तो मुझे कहती है वो करो, लेकिन राष्ट्र नीति मुझे वो नहीं करने देती, और इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा, राष्ट्र नीति का रास्ता चुना। और पिछले 10 साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है, कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है, तो मुझे लगा कि देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए, चीजें खुल करके रख देनी चाहिए। और इसलिए मैंने कल पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश किया है। उसको देखोगे तो पता चलेगा हम कहां थे और कितनी बुरी स्थितियों से निकल करके आज हम यहां पहुंचे हैं। आप जानते हैं 7 दशक पहले से हमारे यहां गरीबी हटाओ के नारे दिन रात दिए जाते रहे। इन नारों के बीच गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन तब की सरकारों ने गरीबी हटाने का सुझाव देने वाली एक इंडस्ट्री तैयार जरूर कर दी। उनको उसी से कमाई होती थी। कंसल्टेंट सर निकल पड़े थे। इस इंडस्ट्री के लोग गरीबी दूर करने का हर बार नया नया फॉर्मूला बताते जाते थे और खुद करोड़पति बनते जाते थे, लेकिन देश गरीबी कम नहीं कर पाया। सालों तक एसी कमरों में बैठकर वाइन एंड चीज के साथ गरीबी हटाने के फॉर्मूले पर डिबेट होती रही और गरीब गरीब ही बना रहा। लेकिन 2014 के बाद जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हुआ, तो गरीबी के नाम पर चल रही ये इंडस्ट्री ठप हो गई। मैं गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा हूं, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया, हर दिशा में काम शुरू किया, तो परिणाम यह आया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की नीतियां सही है, हमारी सरकार की दिशा सही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देश की गरीबी कम करेंगे, अपने देश को विकसित बनाएंगे। आप अपने संस्थान के लिए टारगेट कैसे बनाते हैं? आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है? बहुत से लोग कहेंगे कि हम पिछले साल जहां थे वहां से अपना टारगेट तय करते हैं कि पहले 10 पर थे, तो 12 पर जाएंगे, 13 पर जाएंगे, 15 पर जाएंगे। अगर 5-10% की ग्रोथ है तो इसको अच्छा मान लिया जाता है। मैं कहूंगा कि यही कर्स ऑफ इंक्रीमेंटल थिंकिंग है। ये इसलिए गलत है क्योंकि आप खुद को दायरे में बांध रहे हैं, क्योंकि आप खुद पर भरोसा करके अपनी गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे याद है, मैं सरकार में आया था तो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इसी सोच में फंसी हुई थी। मैंने तय किया कि ब्यूरोक्रेसी को इस सोच से मैं बाहर निकालूंगा, तभी देश उस सोच से बाहर निकल पाएगा। मैंने पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा स्पीड से, कहीं बड़े स्केल पर काम करना तय किया और आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बीते 10 सालों में इतना काम हुआ है जितना पिछले 70 साल में 7 दशक में नहीं हुआ है। यानी 7 दशक और 1 दशक की तुलना कीजिए आप। 2014 तक 7 दशक में करीब 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। 7 दशक में 20,000 किलोमीटर।
हमने अपनी सरकार के 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। अब मुझे बताइए, कोई मुकाबला है? मैं मई महीने की बात नहीं कर रहा हूं। साथियों, आज आप भारत की उन्नति की नई ऊंचाई देख रहे हैं। हमारी सरकार ने अनेकविध काम किए हैं और अभी मैं देख रहा था कि दूसरा की तीसरी इकोनॉमी हमारे विनीत जी बार बार कह रहे थे और किसी को आशंका नहीं है। मैं देख रहा था, विनीत जी तो बहुत नम्रता से बोलते हैं, अत्यंत सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन फिर भी आप सब भरोसा करते हैं, हाँ यार हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्यों? बगल में मैं बैठा था। और मैं आपको गारंटी देता हूं, हमारे तीसरे टर्म में देश इकोनॉमी में दुनिया में नंबर 3 तक पहुंच जाएगा। और साथियों, आप ये भी तैयारी रखिए, मैं कोई चीज छिपाता नहीं हूं, हर एक को तैयारी करने का मौका भी देता हूं। लेकिन लोगों को क्या है कि लगता है ये जो पॉलिटिशियन है तो बोलते रहते हैं, लेकिन अब अनुभव मेरा हो गया है आपको, मैं ऐसे ही बोलता नहीं हूं। और इसलिए मैं बताता हूं, तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है, तो पहली बार बताता हूं। काम चल रहा है और आने वाले 20-30 दिन के अंदर वो फाइनल रूप भी ले लेगा। नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा।